हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नमस्ते सभी बच्चों के लिए। और बेटा, कल हम बात करते हैं, जो हमने कल पढ़ाई करी थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ना भी समझ में आई होगी तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। और आज के हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो फोर्स का हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन एक नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक चलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे हम यहाँ पे पहुंचेंगे हमारे कूलाम्स लॉ के सारे वेरिएशंस आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात शुरू करें। बहुत ठीक है बेटा। जिस बच्चे को आराम से बैठिएगा, देखिएगा, सुनिएगा और साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा। जैसे जैसे समझ में आता रहे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, शुरू करें हम। लेट्स नाउ स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम है। जो डायग्राम हमारा एक स्क्वायर बॉक्स का दे रखा है। इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स का डायग्राम है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। और तुम्हें पता है स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4 कॉर्नर्स, ए, बी, सी और डी। 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, इस कॉर्नर ए पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, सी पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और डी पर भी मेरा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, दो पॉइंटों के बीच में या दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं ए कंसीडर करूंगा। बी से ए तक 2 पॉइंट है, उसके बीच में भी मैं ए डिस्टेंस को कंसीडर करूंगा। और बी से सी तक भी मैं ए डिस्टेंस को कंसीडर करूंगा और सी से डी तक भी मैं ए डिस्टेंस को कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कोई क्वेश्चन बना लिया। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट डी। फाइंड द नेट फोर्स, क्वेश्चन का मतलब यही है, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट डी। मतलब बेटा जो हमारा पॉइंट डी है ना, उस पॉइंट डी पर आपको फोर्स फाइंड करना है। कि हमारा जो पॉइंट डी है उस पर फोर्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम सब उसको देखेंगे। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जो लगने वाला, किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है, बेटा क्या होता है? किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स जो होता है वो अदर चार्ज के थ्रू लगने वाले फोर्स के इक्वल होता है, लगने वाले अदर चार्ज के फोर्स के थ्रू के इक्वल होता है। यानी कि इस पॉइंट डी पर सी पॉइंट भी चार्ज फोर्स लगाएगा, बी पॉइंट भी फोर्स लगाएगा, ए पॉइंट भी फोर्स लगाएगा। तो इस डी पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो तीनों चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स के इक्वल होगा। ऐसे प्रिंसिपल के इक्वल, ऐसे प्रिंसिपल को ही क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले कि अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि सबसे ये क्यू ए पॉइंट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और डी पॉइंट पे भी चार्ज है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करने वाले हैं बेटा? रिपेल करने वाले हैं। और रिपेल करने के बाद सपोज कर दूर की तरफ जाएंगे, इसको मैंने मान लिया एफ ए फोर्स। सही बात है, एफ ए फोर्स। उसके बाद यहाँ पे सी पॉइंट और डी पॉइंट, सी पर भी पॉजिटिव चार्ज है और डी पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो डी पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल का फोर्स जाएगा, इसको मैंने बोल दिया एफ सी फोर्स, एफ सी फोर्स। ठीक है, अब तीसरे फोर्स की बात आ जाएगी। तीसरा फोर्स है हमारा बी पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट फोर्स लगाएगा? बी पॉइंट आपका फोर्स लगाने वाला है। अब बी पॉइंट भी पॉजिटिवली चार्ज है और डी पॉइंट भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसकी तरफ जाएगा और ये भी आपस का रिपेल का फोर्स लगाएगा। ये भी जाकर के क्या करेगा? रिपल्सन वाला फोर्स लगाने वाला है और रिपल्सन का फोर्स हमेशा बाहर की तरफ चला जाएगा, ये लग जाएगा एफ बी फोर्स, एफ बी फोर्स। ठीक है ना। तो अब मुझे निकालना है कि नेट फोर्स। अब हमारे पास 3 टाइप के फोर्स हो गए, एफ ए हो गया, एफ बी हो गया, एफ सी हो गया। तो इन तीनों का नेट कैसे निकलेगा? थोड़ा क्वेश्चन का ध्यान दीजिए कि अब मैंने देखा कि एफ ए जो फोर्स है
वो बेटा इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, एफ जो एफ सी लगा हुआ है वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो देखा हमने एफ ए और एफ सी एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। एफ ए और एफ सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दोनों का नेट रिजल्टेंट हमेशा इस तरफ की आएगा। हाँ, तो इसको मैंने मान लिया बेटा एफ नेट वन। क्या मान लिया, एफ नेट वन। तो कल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बताया था कि जब दो फोर्स आपके थीटा इजिकल टू 90 डिग्री पर होते हैं, जब दो फोर्स आपके थीटा इजिकल टू 90 डिग्री पर होते हैं, तब जाकर के जो हमारा एफ नेट वन निकलेगा, एफ नेट वन इजिकल टू निकल गया मेरा अंडर रूट 2f। क्या निकल गया भाई, अंडर रूट 2f। ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि मेरा एफ ए और एफ सी का जो नेट निकलेगा, ध्यान से समझना कि मेरा एफ ए और एफ सी जो यहाँ 90 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड है, उनका जो एफ नेट वन निकलेगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। क्या, इस डायरेक्शन में बिल्कुल जाएगा। यानी कि इसका फोर्स और इसका फोर्स नीचे की तरफ चला गया, तो कितना हो जाएगा, एफ नेट वन। यहाँ पे आ गया एफ नेट वन। आई बात समझ में, यहाँ पे जो आ गया एफ नेट वन आ गया। तो थोड़ा अब मुझे ध्यान देना है कि एफ बी और एफ नेट वन एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एफ बी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और एफ नेट वन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। और मैंने बताया कि जब दो फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जब दो फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का। यानी कि एफ बी पैरेलल एफ नेट वन, की एफ नेट वन और एफ बी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इसका जो एफ नेट ही फोर्स निकलेगा वो निकलेगा भाई हमारा एफ बी प्लस एफ नेट वन। कल याद करो जो ट्रिक बताई थी कि जब दो फोर्स थीटा इजिकल टू 0 डिग्री पर होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसका मतलब वहां पे एफ नेट इजिकल टू एफ बी प्लस एफ नेट वन आ जाएगा, यानी कि जहां पे मैंने बताया था। अब इसको सॉल्व करना इजीली। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो मुझे एफ नेट की वैल्यू तो निकल के आ गई अंडर रूट 2f। मैं एफ बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। भाई एफ नेट तो आ गया मेरा अंडर रूट 2f। बात आई एफ बी की कि ये एफ बी कितना होगा। तो एफ बी निकालने के लिए आपको कूलम्ब्स लॉ लगाइए। एफ बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस। मैंने सपोज करो बीच की डिस्टेंस को क्या मान लिया, बीच की डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो यही ली जाएगी ना, Q प्लस Q और ये वाला प्लस Q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो मैंने इसको ले लिया R स्क्वायर। क्या ले लिया, R स्क्वायर। अब ये R कैसे निकलेगा, ये R की दिक्कत आ रही है कि ये वाले R की वैल्यू, भाई जब हम इन दोनों चार्ज की बात करते थे तो A डिस्टेंस ले लिया, इन दोनों चार्ज की बात कर रहे थे तो A डिस्टेंस ले ली। पर लेकिन अब डायगोनल में अगर बात करें B और D जाना है, तो हम R को कैसे फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, जब हम R की वैल्यू को फाइंड करना है तो भाई R की वैल्यू हमें ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ABD दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए बेटा बच्चों कि ट्राइंगल A, ट्राइंगल B और पॉइंट D तीनों मिलकर एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो यानी कि सबसे पहले ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD के अंदर देखो इस तरह का एंगल बना हुआ है, फील करो। तो आप देखिए, फील लीजिए थोड़ा सा, इसी तरह का ट्राइंगल इसमें बना हुआ है, देखो ABD का, बिल्कुल सही बात। जिसमें कि मैंने कंसीडर कर रखी है ये R डिस्टेंस है, ये मेरा A डिस्टेंस है और ये मेरा A डिस्टेंस है। तो जब और इसको ट्राइंगल को रेक्टेंगल ट्राइंगल 1 डिग्री एंगल हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का। तो अब ऐसी R निकालने के लिए हम यूज क्या करते हैं बेटा, क्या यूज करते हैं बताइए प्लीज। ऐसी को यूज करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ऐसी जगह जो यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यानी कि आपने सुना होगा कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, यानी कि इस साइड को हाइपोटेन्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइपोटेन्यू का स्क्वायर, बेटा बेस कितना है, बेस आपका a स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है a स्क्वायर। तो यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2a स्क्वायर। तो यानी कि h स्क्वायर उधर जाएगा तो बेटा अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट गया, तो h इज इक्वल टू जो आ गया वो क्या आ गया अंडर रूट 2a। यानी कि h किसकी वैल्यू है बेटा, h है r की वैल्यू, यानी कि r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। ये तो r निकल गया।
अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, एफ बी के आर की जगह √2 रखिए आप, आर की जगह क्या रखोगे बेटा, √2a। तो एफ बी इज इक्वल टू, प्लीज देखिए बेटा सब कि एफ बी इज इक्वल टू, यहां पर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर की जगह कितना आ गया, √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू, यहां पर आ गया मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा Q1 और Q2 सब जगह चार्ज सेम है, चाहे ए पॉइंट पे चले जाओ, चाहे बी पॉइंट पे चले जाओ, चाहे सी पॉइंट पे चले जाओ, चाहे डी पॉइंट पे, सभी जगह सेम है। तो Q1 की वैल्यू भी सेम है और Q2 की वैल्यू भी सेम है। तो Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, Q और Q स्क्वायर अपॉन बेटा कितना हो जाएगा, √2a स्क्वायर। √2a का मतलब हो गया भैया 2a स्क्वायर। ये बात क्लियर है। मेरे एफ बी की वैल्यू पता लग गई, एफ नेट की वैल्यू पता लग गई, तो अब एफ नेट निकाल लेते हैं टोटल। तो एफ नेट इज इक्वल टू, एफ बी की जगह कितना रखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट बात है, प्लस एफ नेट डैश है बेटा √2f कितना आ जाएगा, √1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन इधर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। बेटा इसका मैंने ए स्क्वायर, क्योंकि मुझे एफ नेट जो निकला है मेरा, एफ नेट डैश या एफ नेट 1, ये मेरा इन दोनों चार्ज की वजह से निकला है। और जबकि इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए। तो यानी कि यहां मैं ए स्क्वायर ही कंसीडर करूंगा, आप गलती मत करना प्लीज उसे। एफ नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर लूंगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 प्लस √2। ठीक है बेटा, तो यानी कि मेरे पास जो फोर्स आ गया एफ नेट इज इक्वल टू, वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया बेटा, यानी कि 1/2 प्लस √2, यानी कि इस वाले पॉइंट पर, यानी कि इस वाले पॉइंट का जो एफ नेट निकल करके आएगा, वो निकल के आएगा एफ नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2 हो जाएगा इजीली। यानी कि इस वाले डी पर जो नेट फोर्स लगेगा, वो नेट फोर्स इतना लगेगा कि एफ नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 प्लस √2। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बहुत आसान है कि इन दोनों का फोर्स निकालना तो आसान है, जो आपने एफ नेट डैश निकाल दिया था। बस थोड़ा सा इसका डिस्टेंस का ध्यान रखना, इन दोनों पॉइंटों के बीच में बेटा डिस्टेंस का ध्यान रखना। अगर आपने डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाती है, बस पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस निकल के आप फोर्स में रख दीजिए और फिर आप दोनों फोर्स को ऐड कर दीजिए, आपका नेट फोर्स बिल्कुल आ जाएगा। और डी पर लगने वाला जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एफ नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाता है, नोट कीजिए फटाफट। हो गया होगा बेटा, एफ नेट निकल के आ गया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2। अब एक एनसीईआरटी का एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा फटाफट, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास बेटा क्या है, 4 पॉइंट चार्ज है, 4 पॉइंट चार्ज है, जिसमें 4 पॉइंट चार्ज QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम एंड QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम वापस से, और चारों के चारों किसी भी स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। कॉर्नर ABCD हैं, उन ABCD कॉर्नर पे ये चारों के चारों चार्ज रखे हुए हैं। इनमें से दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो ये हमने पूरा डायग्राम सेटअप कर लिया। फिर इस स्क्वायर के सेंटर में
मैंने 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा है ना, स्क्वायर के सेंटर में बेटा 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखेंगे, तो बताना है उस साइड जब 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखने पर सेंटर में कितना फोर्स लगेगा। क्या आप सेंटर में जाकर के फोर्स का आइडेंटिफाई कीजिए। तो इधर देखिए सबसे पहले कि हमारे पास ऐसा हो जाएगा कि एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, और स्क्वायर बॉक्स इस तरह से मैंने बना लिया। इस स्क्वायर बॉक्स के 4 कॉर्नर हैं, ठीक है ना, एक कॉर्नर ए, एक कॉर्नर बी, एक कॉर्नर सी और एक कॉर्नर डी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं, ए कॉर्नर पे जो चार्ज है वो है बेटा हमारा 2 माइक्रोकूलम, यानी कि यहां पे जो चार्ज रखा है वो रखा है 2 माइक्रोकूलम। क्यू बी पर भी जो रखा है, क्यू बी पर रखा है बेटा -5 माइक्रोकूलम। सी पर से वापस बेटा रखा है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, और डी पर भी रखा है बेटा -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। 4 चार्ज है ये। ए पर 2 माइक्रोकूलम, बी पर -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी पर 2 माइक्रोकूलम और क्यू डी पर -5 माइक्रोकूलम। और दोनों दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है बेटा वो 10 सेंटीमीटर के आसपास है, यानी कि किसी भी साइड में चले जाइए यहां भी आपको 10 सेंटीमीटर ही मिलेगा, ठीक है, यहां भी आपको 10 सेंटीमीटर ही मिलेगा और यहां भी आपको 10 सेंटीमीटर ही मिलेगा सब जगह। तो अब क्या करना है, स्क्वायर तैयार हो गया कि ए पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, बी पर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सी पर भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और डी पर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और दो चार्ज के बीच में 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यहां भी 10 सेंटीमीटर, यहां भी 10 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वल है। अब क्या करूंगा बेटा, इसके सेंटर में एक मैं 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख देता हूं, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखता हूं। तो जब मैं सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दूंगा, जब मैं सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दूंगा, तो बताइए सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा, इस सेंटर वाले पे चार्ज कितना फोर्स लगाएगा। यानी कि सबसे पहले फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स, तो ध्यान रख लेना, फाइंड द नेट फोर्स एट सेंटर पॉइंट, फाइंड द नेट फोर्स एट सेंटर पॉइंट ओ। तो सबसे पहले अब इसकी बात करेंगे कि कैसे यहां लगाया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पर यहां पे ए पॉइंट से लेकर के चलते हैं। ए पर कैसा चार्ज है, +2 माइक्रोकूलम का, और सेंटर पे हमारा +1 माइक्रोकूलम का। दोनों हमारे हमेशा जो कैसे हैं वो किस नेचर के हैं, वो हमारे पॉजिटिव नेचर के हैं। कैसे चार्ज है बेटा, वो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव नेचर चार्ज है और ये भी पॉजिटिव नेचर चार्ज है। दोनों के दोनों जो है वो पॉजिटिवली नेचर के चार्ज है। और पॉजिटिवली नेचर के चार्ज, पॉजिटिवली नेचर के चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने के बाद ये वाला 2 माइक्रोकूलम जब 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगाएगा, तो मैंने मान लिया जो फोर्स है वो इधर की डायरेक्शन में लग जाएगा F1। बिल्कुल सही बात, लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसके बाद की अगर मैं बात करूंगा कि अब यहां पे जाइए फटाफट, यहां पे देखिए 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, अब भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये 1 माइक्रोकूलम अब भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बताइए बेटा कैसा फोर्स फील करवाएगा, मुझे बताइए, क्योंकि दोनों अब भी कैसे हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। बिल्कुल सही बात, दोनों हमारे पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये भाई साहब ऑटोमेटिकली यहां जाकर के क्या करने वाले हैं, यहां जाकर के ये रिपेल करने वाले हैं, यानी कि रिपेल करने की डायरेक्शन F2 इधर आ जाएगी, या इसको मैं F2 नहीं मानूंगा, यानी कि F1, यानी कि इसको मैं FA मान लूं तो इसको मैं FC मान लूंगा। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ चुकी है। फिर मैं भाई साहब बी की बात करता हूं। बी पर कैसा चार्ज है बेटा, बी पर हमारा -5 माइक्रोकूलम चार्ज है, बी पर हमारा -5 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इस पर +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो बताओ, जैसे ए वाला फोर्स इस पे लगाता था,
तो इनकी वजह से लगने वाला फोर्स इधर जाता था, रिपेल होने की वजह से दूर भागता था। इन दोनों की वजह, इसके और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इधर की तरफ भागता है, यानी कि एफ ए और एफ सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते थे। उसी टाइप से बी, और बी अभी सेंटर पे फोर्स लगाएगा, पर बी हमारा बेटा नेगेटिवली चार्ज है और ए हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब दोनों के दोनों इस तरह के चार्ज है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अट्रैक्ट होने की डायरेक्शन होती है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो यानी कि इसके लिए मैंने, यानी कि बी जब सी पर ओ पर फोर्स लगाएगा तो एफ बी इस डायरेक्शन में चला जाएगा। उसी तरफ से डी है, तो डी देखिए बेटा, डी पॉइंट, डी पे नेगेटिव चार्ज है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, अब भी अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने की डायरेक्शन अब भी जो हो जाएगी वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की। एफ ए एंड एफ बी, एफ ए एंड एफ बी जो है एक दूसरे के अपोजिट नेचर है ना, यानी कि एफ ए आर नॉट पैरेलल, एफ बी पैरेलल नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब यहाँ पे जो होता है एफ ए जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में एफ बी के, यानी कि दोनों का, यानी कि एफ ए एफ बी के अपोजिट डायरेक्शन में है। एफ ए इधर लग रहा है तो एफ सी इधर लग रहा है, यानी कि एफ सी जो लग रहा है बेटा वो इधर डायरेक्शन में लग रहा है। तो ध्यान से देखना, जब ए की बात करते हैं, ए पे भी Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम और इस पे Q2 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम, तो लगने वाला फोर्स भी सेम आएगा। जब यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम और यहाँ भी 1 माइक्रोकूलम, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी सेम आएगा। इसका मतलब एफ ए और एफ सी दोनों सेम आने वाले हैं। तो यानी कि ये कहता है कि एफ ए और एफ सी दोनों सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एफ नेट इजिकल टू एफ ए माइनस एफ सी इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि इक्वल है। तो यानी कि मेरा हो गया दोनों के बीच का एफ नेट 1 इजिकल टू 0, ठीक है ना। उसके बाद इनकी बात करता हूं। अब बी फोर्स लगा रहा है सेंटर पे, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर हमारा -5 माइक्रोकूलम है, तो दोनों अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं। दोनों अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब है दोनों का इक्वल, यानी कि Q1 की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस r मान लो, तो लगने वाला फोर्स इसकी वजह से F भी आएगा। फिर इधर भी -5 माइक्रोकूलम, इधर भी 1 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब इसके बीच में लगने वाला फोर्स भी सेम आने वाला है। यानी कि इसमें FB और FD, यानी कि FB एंड FD इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी कि FBR इक्वल -FD, यानी कि इसके लिए भी F नेट 2 कितना आ जाएगा बेटा, F नेट 2 इजिकल टू 0, यानी कि F नेट 2 इजिकल टू 0, F नेट 1 भी 0, F नेट 2 भी 0। तो टोटल फोर्स इस सेंटर पे जो कितना आने वाला है, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स F नेट 1 प्लस F नेट 2, 0 प्लस 0 इजिकल टू 0। इसका मतलब जो सेंटर पे लगने वाला फोर्स है, सेंटर पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू बेटा आपकी 0 आ जाएगी। बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व, F नेट 0, ठीक है बेटा, F नेट 0 मतलब सेंटर पे लगने वाला फोर्स जो आएगा वो सेंटर पे लगने वाला फोर्स आपका 0 आने वाला है। अब दूसरी बात मैं यहाँ पे बता, अब आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। सबसे पहला आपको बताना है कि इस तरह से देखना, एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, कॉर्नर में A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, यहां से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां से ये भी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहां से ये भी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पर ध्यान से देखना, इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से समझना। तो आपको पॉइंट नेट फोर्स फाइंड करना है एट पॉइंट बी। फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट बी, के पॉइंट बी पर आप नेट फोर्स फाइंड करके बताइएगा, ठीक है। और जिस बच्चे पे नहीं हो
कोई बात नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं इसका सॉल्यूशन शीट के थ्रू उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। और घबराइए नहीं, ऐसे क्वेश्चन की शीट भी अवेलेबल होगी आपके पास, आज शाम तक या कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करना कि ऐसा ही एक बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना, और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर यहां मैं रख दूं सबसे पहले ठीक है। अब उसके भी 4 कॉर्नर हो गए, ए बी सी और डी, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए सी पर तो कोई चार्ज नहीं है, सी पर कोई चार्ज नहीं है पहली बात, बी पर माइनस क्यू चार्ज है, ए पर प्लस क्यू चार्ज है और डी पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। और दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए है। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ए। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए। और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है ए। तो आपको नेट फोर्स फाइंड करना है एट पॉइंट बी। सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनका सॉल्यूशन बताएंगे, इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो बस यही, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट बी। और ध्यान रख लेना सी पर कोई चार्ज नहीं है भाई, क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुल होकर सॉल्व करना है बेटा आपको। सी पर कोई भी मैंने चार्ज दिया ही नहीं है, चार्ज 3 पॉइंट पे बी ए डी, ए पर प्लस क्यू, डी पर प्लस क्यू, बी पर माइनस क्यू, बी पर नेट फोर्स बताना है। यहां जाकर इक्विलिब्रियम सिस्टम का जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो खत्म हो जाता है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिर कभी क्लास चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बस मैं थोड़ा सा ओवर रिव्यू करा देता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि आपके पास कोई भी अननोन चार्ज है, कैसा भी चार्ज है ना, कोई भी अननोन चार्ज है, पॉइंट चार्ज मान लो, क्यों कूलाम चार्ज मान लो, उसकी कोई वैल्यू है। जब हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में रखते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में रखते हैं, तो फील्ड के जिस एरिया तक वो अपने ऊपर फोर्स फील कर रहा होगा, जिस रेंज तक वो अपने ऊपर फोर्स फील कर रहा होगा ना, उसी फील्ड को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे अपना कोई भी मैग्नेट उसके अंदर रख दें, वो जहां तक अपनी मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकता है, उसी पूरे फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास एक अननोन चार्ज रखे हुए हैं, जैसे हमने उसे किसी मीडियम में रखा, तो मीडियम में रखने पर, कैसे भी वैक्यूम के अंदर रखने पर, जिस पर्टिकुलर एरिया तक वो अपने ऊपर फोर्स फील कर रहा होगा ना, वो एरिया ही क्या है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यानी कि इसकी डेफिनेशन सिंपली हो जाती है कि टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, टेस्ट चार्ज अपने ऊपर जितना फोर्स फील करता है ना, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। कि मेरे पास सपोज करो बेटा ये क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। अब ये टेस्ट चार्ज किसी भी मीडियम में रख दिया, मीडियम में रखने पर ये अपने ऊपर जिस पर्टिकुलर एरिया तक वो जितनी फोर्स फील करेगा, जितना फोर्स अपने ऊपर लगवाएगा, जितना फोर्स वो महसूस करेगा, वही फील्ड क्या है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फील्ड है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा टॉपिक है, उसी फील्ड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि इसका फॉर्मूला E = F अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि टेस्ट चार्ज होता क्या है, कि कोई भी टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज अपने ऊपर जितना फोर्स फील करेगा ना, वो क्या है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, E = F अपॉन क्यू नॉट। बस यहां से आगे छोटी छोटी बात के फिर एक डेरिवेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर इक्विलिटोरियल पॉइंट, फिर डाइपोल, फिर एक्सियल पॉइंट, इन सब के बारे में करते चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम सुपरपोजिशन के लिए वहां भी पढ़ेंगे, और वहां जाकर के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इजी टॉपिक बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां मूव करती है, कर्व क्यों नहीं बनाती है, क्लोज सरफेस क्यों नहीं बनाती है, ठीक है ना। आपके बारे में बिल्कुल आसानी से समझना टॉपिक,
ठीक है, वो क्लास हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कल स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए। ओके, गुड बाय।